नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बातें कानून की। साथियों, बातें कानून में आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो हमारी जो पुरानी सीआरपीसी थी उसको पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया गया है और ये 1 जुलाई 2024 से ये नया कानून लागू हो चुका है। यानी कि जो 1 जुलाई 2024 के पहले के जितने ही मामले हैं उनका जो प्रोसीजर होगा वो सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार ही होगा। बाकी 1 जुलाई 2024 के बाद जितने भी मामले आएंगे उनका जो भी प्रोसीजर होगा तो वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ये सीआरपीसी का परिवर्तित रूप है। यानी कि इसमें प्रोसीजर के बारे में बात की गई है। प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर मतलब है कि वह प्रक्रिया जिसके थ्रू कोर्ट की कार्रवाई वगैरह वगैरह का संचालन होता है। यानी कि जो हमारी जो बीएनएस है, जो पहले आईपीसी थी, जैसे कि बीएनएस में केवल अपराध क्या है, अपराध की परिभाषा को डिफाइन किया गया है और उस अपराध के लिए दंड के बारे में बात किया गया है। लेकिन उस अपराध को कोई व्यक्ति करता है तो क्या प्रक्रिया होगी, किस प्रक्रिया के माध्यम से उसको न्यायालय के समक्ष ले जाया जाएगा, कैसे उसके ऊपर मुकदमा चलेगा, कैसे उसका ट्रायल होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में वन बाय कैसे उसको बेल दी जाएगी, कैसे उसको इन कई तरह के बेल के प्रोविज़न हैं, अपील के का क्या प्रोविज़न है, क्या लिमिटेशंस होती है, कितने दिन किसी के पास होता है अपील करने के लिए। यानी कि पूरी तरीके से प्रक्रिया जो सीआरपीसी दी गई थी वो पूरी की पूरी बदल के हमारी नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आ गई। मतलब पूरी तरीके से आज समझ कि बहुत सारे सेक्शन चेंज हुए, कुछ नई परिभाषाएं भी इसमें डिफाइन की गई हैं। पूरी तरीके से इसको एकदम अभी के जैसे मॉडर्न ज़माने में डिजिटली रूप से, तो डिजिटल सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ, व्हाट्सएप मैसेजेस या अन्य सोशल मीडिया के थ्रू, यानी कि हर तरीके से ईमेल के थ्रू इन सारी चीज़ों को डिजिटलाइज करते हुए ये नई जो कोड हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो हम सबसे पहले इसके शुरू कर रहे हैं। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 क्लास 1 में कई सारी डिफिनेशंस दी गई हैं, तो उन डिफिनेशंस के बारे में देखते हैं। तो आज ये पार्ट 1 है, तो यानी हम पूरी डिफिनेशन सेक्शन 2 की सारी डिफिनेशन इसमें कवर नहीं होंगी, लेकिन लगभग आधी तो कवर कर ही देंगे। तो हम लोग एक एक करके सेक्शन के बारे में समझने वाले हैं, इस सेक्शन में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो आइए धीरे धीरे हम लोग करके इस जो है इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में समझते हैं, जो कि हमारे जितने भी सभी प्रकार के जुडिशरी एग्ज़ाम हों या जैसे जहाँ जहाँ पे भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पूरी जाती है वहाँ के ये डिफिनेशन क्लास जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और सीधे डिफिनेशन ही मतलब कौन सा वर्ड कहाँ डिफाइन किया गया, इस तरीके से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। तो आइए हम लोग इनके बारे में एक एक करके जानते हैं और कुछ ट्रिक्स वगैरह के माध्यम से हम इनको याद करने का, लर्न करने का प्रयास करेंगे, कैसे हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो इसमें ए से जेड तक लगभग 26 परिभाषाएं हैं। तो सभी परिभाषाओं को किस भाग में, मतलब किस क्लॉज में क्या डिफाइन किया गया है उसके बारे में हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, यानी कि संहिता का संक्षिप्त नाम, उसका विस्तार कहाँ तक है, उसका प्रारंभ, इन सब के बारे में। तो इसका जो क्लॉज 1 लिखा हुआ है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, यानी कि जो ये हमारी जो कोड है इसको किस नाम से जाना जाएगा, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा। द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता other than those relating to chapter 9, 11, 12 thereof shall not apply to the state of Nagaland and be to the tribal area, but the concerned state government may notification apply such provision or any of them to the whole or part of the state of Nagaland or such tribal areas as may case may be within the supplemental, incidental or consequential मॉडिफिकेशंस एज में भी स्पेसिफाई इन द नोटिफिकेशन, यानी कि जो हमारी जो भारतीय नागरिक सुरक्षा है ये संपूर्ण भारत पे क्या होगी, अप्लाई होगी। लेकिन जो चैप्टर इसका 9, 11 और 12 है, इन तीन चैप्टर कहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे, तो स्टेट ऑफ नागालैंड और जो ट्राइबल एरिया हैं उनमें ये 3 चैप्टर जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो अप्लाई नहीं होंगी। ठीक है, तो ये जो स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल, लेकिन ये 3 चैप्टर ये ट्राइबल एरिया और नागालैंड में अप्लाई नहीं होंगे। बट अगर द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है, अगर वो चाहती है
तो बाय नोटिफिकेशन अप्लाई सच प्रोविजन और एनी ऑफ देम, यानी कि अगर वो चाहेगी तो नोटिफिकेशन के थ्रू पूरे के पूरे संहिता को या उसके किसी एक पार्ट को नागालैंड और जो संपूर्ण नागालैंड या जो ऐसे जनजाति क्षेत्र हैं उनके किसी भाग में क्या कर सकती है, अप्लाई कर सकती है। वो स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो अप्लाई होगा। बाकी 9, 11 और 12 ये जो हैं ट्राइबल एरिया और नागालैंड और ये जो भी ट्राइबल एरियाज़ हैं उनमें अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि देखिए जो ट्राइबल एरिया के जो पर्सन होते हैं वो थोड़े सेंसिटिव होते हैं, तो वो लॉ वगैरह वाली चीज़ों को उतना नहीं समझते हैं, तो वहाँ का हिसाब से गवर्नमेंट अपना करती है। इसलिए इस लॉ में प्रोविजन किया गया है स्ट्रिक्टली उन लोगों के ऊपर ये इन चीज़ों को क्या नहीं करना है, अप्लाई। अगर हम बात करें चैप्टर 9, 11, 12 में क्या है, तो चैप्टर जो 9 है वो मेनली बात करता है ये जो पुलिस सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, यानी कि जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है सिक्योरिटी पीस मेंटेन करने के लिए, जो कि हमारे पहले धारा 144 होती थी, अब लागू होती थी, वो 125 में आ गई है। तो उनके ऊपर इस तरीके से अप्लाई नहीं की जाएंगी। और जो 11 चैप्टर है वो बेसिकली मेंटेनेंस के बारे में मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो जितने भी पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई वगैरह की जाती है वो ट्राइबल एरिया और स्टेट ऑफ नागालैंड में क्या होगी, नहीं की जाएगी। और चैप्टर 12 में भी वही है, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। तो यानी कि जो वहाँ के जो ट्राइबल एरिया के लोग होते हैं वो थोड़े उनको मतलब कि आप उस तरीके से जिस तरह से एक नॉर्मल पर्सन को आप हैंडल कर सकते हैं उस तरीके से उनको हैंडल नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये 3 चैप्टर वहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। बाकी पूरा कोड पूरे इंडिया में अप्लाई होगा। और दूसरा इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है, इन दिस सेक्शन ट्राइबल एरिया, यानी जो ट्राइबल एरिया जो वर्ड क्लॉज बी में दिया हुआ है इसका मतलब क्या होगा। ट्राइबल एरिया मीन्स टेरिटरीज विद इन immediately before the 21st of January 1972 were included in tribal area Assam as referred to in paragraph 20 of 6th schedule to the constitution, other than those within the local limits of the municipality of Shillong। यानी कि जो हमारे जो भारतीय जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो अनुसूची 6 है उसमें जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये जो ट्राइबल एरिया की बात की गई है और ये नागालैंड तो दिया हुआ है इसमें। तो इन जगहों पे क्या होगा, चैप्टर 9, 11 और 12 जो है वो अप्लाई नहीं होगा। बाकी पूरी की पूरी कोड पूरे भारत में अप्लाई होगी और ये जो लॉ है सब के लिए क्या होगा, तो मतलब एक तरीके से बाध्यकारी होगा। यानी कि ये स्पष्टीकरण में कहा गया है कि जनजाति क्षेत्र जैसे जो भी 21 जनवरी 1972 से ठीक पहले, यानी कि जो 21 जनवरी 1972 की डेट दी गई है 21 जनवरी ठीक पहले विद इन इंक्लूडेड इन द ट्राइबल, यानी कि जो जिनको कि 21 जनवरी 1972 से ठीक पहले भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जो है इनको जो पैरा इसमें लिखा हुआ है पैरा 20 यथास्थित जो है असम के जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित थे, जो शिलांग नगर पालिका के भीतर था। यानी कि बेसिकली ट्राइबल एरिया के बारे में बताइए कि कौन से ट्राइबल एरिया जो है ये जो क्लॉज 2 के बी में दिए गए हैं उनका मतलब क्या होगा। और ये लास्ट में लिखा हुआ है, इट सेल कम इनटू फोर्स ऑन द सच डेट सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट, यानी कि ये कब से लागू होगा, तो जो ऑफिशियल गजट में सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, जो कि डेट अब पहले ही क्या हो चुकी है, नोटिफाई हो चुकी है। आज हम लोग जब ये पढ़ रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वो अब लागू हो चुकी है। यानी कि इसका जो है वो जो है इसका ये जो है 1 जुलाई 2024 से ये भी लागू हो चुकी है, जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के थ्रू लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसका सेक्शन, अब देखते हैं सेक्शन 2, जो कि देखिए नानी अगर आप इसको समराइज करें सेक्शन 1 में क्या बात की गई, तो सेक्शन सीधी सी बात करता है कि जो ये एक्ट होगा इसको, यानी कि जो ये संहिता है इसको किस नाम जाना जाएगा, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाएगा। कहाँ अप्लाई होगी, तो पूरे इंडिया में अप्लाई होगी। लेकिन इसका जो चैप्टर 9, 11 और 12 है ये ट्राइबल एरिया यानी कि नागालैंड और ट्राइबल एरिया में अप्लाई नहीं होगा। लेकिन वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट चाहती है तो वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल के सारे के सारे प्रोविजंस को या कुछ प्रोविज़न को मतलब अप्लाई कर सकती है। ट्राइबल एरिया क्या मतलब होगा, ट्राइबल एरिया का मतलब होगा जो कि 21 जनवरी 1972 से पहले असम के ट्राइबल एरिया में जिनको इंक्लूड कर लिया गया था, जो कि
6वीं अनुसूची के पैराग्राफ 20 में यानी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, ठीक है, जो कि शिलोंग म्यूनसिपलिटी एरिया के अंदर आते हैं। और लास्ट में क्या कहा ये कब से लागू होगा, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, जबकि नोटिफाई जो है वो अब हो चुका है, यानी 1 जुलाई 2024 से अब ये लागू हो चुका है, ठीक है। तो अब बात करते हैं डिफिनीसन जो सेक्शन 2 इसमें लिखा हुआ है। डिफिनीसन का जो क्लाज 1 है सेक्शन 2 का, इसमें लिखा हुआ है इन दिस संहिता अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, यानी कि इस संहिता में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, यानी कि जब कोई भी रेफरेंस जो लिया जा रहा है, अगर ये संहिता के अतिरिक्त किसी बात के मतलब कि अदर में इसका रेफरेंस ना लिया, यानी कि अगर इस संहिता के ये संहिता का यानी कि अगर एक कोड कहीं अप्लाई हो रहा है और इस कोड से अदर कोई बात नहीं हो रही है, तो जो चीज़ें इसमें जिस रूप में डिफ़ाइन की हैं उनका वही मतलब लिखा जाए। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जो चीज़ यहाँ डिफ़ाइन कर देगा वो वही मतलब सुपर सबसे हो चुकी है कि अब इसको कभी चेंज नहीं, लेकिन अगर इस संहिता के लिए ये बाउंडेबल है कि अगर इस संहिता से भिन्न या कॉन्टेक्स्ट कुछ अदर संदर्भ में बात चल रही है तो उसका अलग आप मतलब निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इस संहिता के संदर्भ में बात होगी तो जो चीज़ें जैसी कही गई हैं, जिसका मतलब जो बताया गया उसका मतलब वही निकाला जाएगा, उससे भिन्न आप मतलब नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 2 का क्लाज ए है जो बात करता है ऑडियो वीडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का क्या मतलब होता है, इसमें लिखा हुआ है सेल इंक्लूड यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिकॉर्डिंग और ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सर्च एंड सीजर और एविडेंस ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड फॉर सच अदर पर्पज एंड बाई सच अदर मीन्स एज स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल प्रोवाइड। यानी कि ऑडियो वीडियो मीन्स का क्या मतलब होगा, तो किसी सभी तरह की कोई भी कॉन्फ्रेंसिंग हो, पहचान के लिए कोई भी किसी भी तरह की तलाशी हो रही है या साक्ष्य जो दिया जाता है प्रक्रिया के लिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सूचना यानी कि मोबाइल फ़ोन वगैरह के माध्यम से किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग हो गई, जितने भी तरह के सूचना डिवाइसेज है कम्युनिकेशन जो उपयोग में हो रहे हैं, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक का मीन्स वही होगा। यानी और बाद में स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो रूल के थ्रू अन्य चीज़ों को भी इंक्लूड कर सकती है कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में क्या चीज़ें शामिल होंगी क्या नहीं। जनरली तो अभी जो भी इस टाइम पे देखिए तो चाहे वो किसी भी प्रकार का, चाहे वो मोबाइल फ़ोन का डेटा हो, चाहे कंप्यूटर का हो, चाहे कैमरा का हो, ये सारी चीज़ें जिनका कि आइडेंटिफिकेशन में जिनका इस्तेमाल होता है, एविडेंस रिकॉर्ड जिससे हो सकता है, अगर वो चीज़ें हैं तो वो ऑडियो वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू आएंगी, ठीक है। और दूसरा इसका जो क्लॉज बी है उसमें बेल, तो इसको आप याद रखते हैं 2A से ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो आप अगर सिंपल से याद करना चाहें तो 2A में क्या है, तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है। बी में क्या है, बेल। बी से वो तो आ ही रहा है अल्फ़ाबेट से, तो बी बेल। बेल का क्या मतलब होता है, तो बेल मीन्स रिलीज ऑफ पर्सन एक्यूज्ड और सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन एंड ऑफेंस। यानी कि बेल का मतलब होता है किसी ऐसे पर्सन को रिलीज करना, किससे रिलीज करना, कस्टडी ऑफ लॉ, यानी कि लॉ के कस्टडी जो उसके ऊपर इम्पोज की गई है उसको रिलीज करना, जो कि क्या है, एक्यूज्ड है यानी कि अभियुक्त है, और सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन, या तो क्या है उस जिसके ऊपर क्या है संदेह है या संदिग्ध व्यक्ति है कि ये कोई ऑफेंस में संदिग्ध पाया गया है, फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ की यानी विधि के जो कस्टडी उसको हिरासत में रखा गया है उससे छोड़ना, अपॉन सर्टेन कंडीशन इम्पोज बाई एन ऑफिसर, यानी कि कुछ उसके ऊपर कंडीशन चाहे वो ऑफिसर के द्वारा लगाई जा सकती हैं, और कोर्ट एग्जीक्यूशन बाई सच पर्सन ऑफ बॉन्ड और बेल बॉन्ड। यानी कि उसको पहले जो बेल वर्ड है ये जो है वो डिफ़ाइन नहीं था CRPC में, बट ये जो BNSS आई है इसमें बेल वर्ड को भी डिफ़ाइन कर दिया गया। किसी व्यक्ति को रिलीज करना लॉ की कस्टडी से, कुछ उसके ऊपर कंडीशंस इम्पोज, कुछ शर्तें उसके ऊपर लागू होंगी, वो शर्तें बॉन्ड के रूप में हो सकती हैं या बेल बॉन्ड के रूप में हो सकती हैं। और कौन रिलीज करता है, कोई भी ऑफिसर या कोर्ट, यानी कि ऑफिसर भी कर सकता है और कोर्ट के थ्रू भी जो भी होगा, तो कुछ बॉन्ड या बेल बॉन्ड के थ्रू उसको क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाता है। बॉन्ड और बेल बॉन्ड क्या है, इसको आगे डिफाइन किया गया है, इसलिए हम यहाँ पे इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। यानी कि सबसे पहला सेक्शन क्या है, सेक्शन 2A ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब है सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जिनका जो कि कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रही हैं फॉर द पर्पज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिकॉर्डिंग वीडियो, सीजर के लिए एविडेंस इसको जिसमें रिकॉर्ड हो सकता है, दिया जाता है, ट्रांसफर के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जिससे हो सकता है,
वो सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में शामिल हैं। बेल का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति को रिलीज करना यानी कि छोड़ना, उसको किससे छोड़ना, लॉ की कस्टडी यानी कि विधिक हिरासत से व्यक्ति को क्या करना है, छोड़ना है। किस व्यक्ति को, जो कि एक्यूज यानी कि जो कि अभियुक्त है, किसी अपराध में दोषी यानी कि एक्यूज जो कि अभी दोष तो मतलब सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन वे एक्यूज है यानी कि अभियुक्त उसको बनाया गया है, या सस्पेक्ट है उसके ऊपर कि एक्यूज हो सकता है। अगर उसको गिरफ्तार की गई है तो उसको कुछ बॉन्ड या बेल बॉन्ड के थ्रू क्या कर सकता है, छोड़ दिया। यानी कि सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके खिलाफ एक पुलिस के पास क्या रहती है, सूचना रहती है कि ये व्यक्ति इस ऑफेंस के लिए क्या है, दोषी है, बट उसके खिलाफ अभी पुलिस के पास मतलब कि एविडेंसेस नहीं है कि हाँ ये इस अपराध में शामिल था या नहीं, लेकिन ये सस्पेंशन है कि हाँ शामिल हो सकता है। जो उसका ऑफिसर होगा, ऑफिसर इंचार्ज या पुलिस स्टेशन, उसके पास पावर है कि वो उसको क्या कर सकता है, उससे कुछ बॉन्ड या बेल बॉन्ड क्या होता है, यानी कि उसको इस बिहाव पे छोड़ा जा रहा है कि अगर जब भविष्य में आ सकता है कि तुमको बुला लिया जाएगा। तो अगर लेकिन अगर वो मान लो नहीं आता है तो वो जो बॉन्ड का मतलब होता है कि वो सेल्फ यानी कि इंडिविजुअल रूप से वो खुद ही पर्सनली आपको बॉन्ड दे रहा है कि हम इतने पेमेंट कर देंगे, इतना पैसा भरेंगे, लिखित में सारी चीज़ होगी। अगर तुम नहीं आओगे तुम क्या करोगे, इतने पैसे मैं क्या करूँगा, पेड करूँगा अगर नहीं आऊँगा तो, ठीक है। वो सेल्फ दे सकता है। और बेल बॉन्ड क्या होता है, बेल बॉन्ड में श्योरिटी भी जाती है कि यानी कि कोई देखिए जो बॉन्ड होता है वो पर्सनल जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को कस्टडी में रखा गया है वो खुद ही कर दे रहा है साइन, खुद ही जिम्मेदारी ले रहा है। लेकिन बेल बॉन्ड में क्या होता है कि ये दूसरा पर्सन किसी दूसरे के बिहाफ यानी कि जिसको अभियुक्त बनाया गया है उससे भिन्न कोई व्यक्ति उस अभियुक्त के लिए क्या दे रहा है, श्योरिटी दे रहा है कि अगर ये व्यक्ति नहीं आएगा तो मैं इसके स्थान पर क्या करूँगा, गिरफ्तार हो जाऊँगा या कुछ श्योरिटी के रूप में इतने पैसे दूंगा। तो वो अपनी जिम्मेदारी पे उसको छुड़वा रहा है। ये दो चीज़ें इसमें दी गई, बाकी आगे बॉन्ड और बेल बॉन्ड को डिफाइन किया गया वो हम बता देंगे, ठीक है। तो आप दो चीज़ें समझ गए, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और बेल। अब बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, सेक्शन 2C देखो, 2C ऑफेंस, 2C को आप बेलेबल ऑफेंस से डिफाइन याद करेंगे। ऑफेंस 2C 2(1) का C बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है, मीन्स ऑफेंस विच इज सोन एज बेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल, यानी कि नॉर्मल सी बात की गई है कि जिनको फर्स्ट शेड्यूल जो ये हमारे जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है इसमें जो शेड्यूल्स दी गई हैं फर्स्ट और सेकेंड, उसके फर्स्ट शेड्यूल में जिन ऑफेंसेस को बेलेबल बताया गया है वही बेलेबल है, जिनको बेलेबल नहीं बताया गया वो बेलेबल नहीं है, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल विच इज़ मेड बेलेबल बाई एनी अदर लॉ टाइम, यानी कि जो फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है, या विच इज़ मेड बेलेबल बाई एनी अदर, यानी कि कोई अन्य लॉ, इस जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसके अतिरिक्त भी जो लॉ बने हैं अगर उनमें वो चीज़ बेलेबल है तो वो भी क्या है, बेलेबल माने जाएंगे। एंड नॉन बेलेबल का क्या मतलब होता है, नॉन बेलेबल मीन्स एनी अदर, यानी कि जिनको फर्स्ट शेड्यूल या अदर लॉ में बेलेबल नहीं बताया गया है उसके अतिरिक्त जो भी ऑफेंस होंगे वो सभी नॉन बेलेबल होंगे, यानी कि उसमें बेल आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर डी में है बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड मीन्स क्या होता है, मीन्स अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विथ श्योरिटी। अभी हमने आपको बताया कि बेल बॉन्ड क्या होता है, विथ श्योरिटी होता है, अंडरटेकिंग दी जाती। अंडरटेकिंग क्या मतलब क्या होता है, जैसे आप कॉलेज वगैरह देखिए क्या होता है कि अगर आप जैसे कभी दिए मान लीजिए कि आपके पास टीसी नहीं है तो आप एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरते हैं कि अभी मेरे कॉलेज में ये अभी नहीं मिला है, तो उसके लिए कुछ रहता है कि आप वो उतने समय के अंदर फिल कर देंगे। लेकिन ये बेल बॉन्ड में जो श्योरिटी है वो अलग तरीके की। ये क्या है, ये है कि आप किसी व्यक्ति को अपने लॉ की कस्टडी छोड़ रहे हो और उसके लिए कोई अन्य व्यक्ति श्योरिटी दे रहा है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति कौन है, कोई व्यक्ति मान लो ए है। अब जो ए है ये किसी ऑफेंस में क्या है, ये सस्पेक्ट है यानी कि इसके ऊपर सस्पेंशन है, या ये क्या है, एक्यूज्ड है और अभी इसके ऊपर ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, अभी ये प्रूव नहीं हुआ है कि ये गिल्टी है ऑफेंस के लिए कि नहीं है। तो अगर वो बेलेबल ऑफेंस है, कोर्ट को लगता है कि हाँ ये बहुत गंभीर अपराध नहीं है, मान लीजिए कि गंभीर अपराध का मतलब होता है कि रेप मर्डर इस तरीके का मैटर नहीं है, कुछ साल के मैटर के लिए उसको दोषी बनाया गया और अभी सफिशिएंट एविडेंस भी उसके खिलाफ नहीं है, तो अब उसको रिलीज़ किया जा रहा है। रिलीज़ करने में डर क्या है कि वो आदमी भाग सकता है, देश छोड़ सकता है या कुछ कर सकता है, तो इसलिए एक श्योरिटी के लिए एक अंडरटेकिंग उससे ली जाती है। और एक मान लीजिए एक दूसरा व्यक्ति बी है,
वो अंडरटेकिंग पे साइन करता है कि हाँ अगर ये व्यक्ति भाग जाएगा या कहीं चला जाएगा तो मैं इसके स्थान पर गिरफ्तार हो जाऊँगा। या ये कुछ मतलब पैसे भी साथ साथ में इसके पास मान लो ये किसी कार का ओनर है, इसके पास गाड़ी वगैरह है, तो होगा कि सिक्योरिटी ग्रुप में एक गाड़ी है, अगर ये नहीं जाएगा तो आप इसकी गाड़ी ले लीजिएगा। सिक्योरिटी एक तरह से व्यक्ति के मन में भय कि आपके ऊपर जब तक ये जांच वगैरह चल रही है, इंक्वायरी, आप उसमें पूरा सपोर्ट करोगे, आप छोड़ के भागोगे नहीं। क्योंकि लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो जो एक्यूज्ड पर्सन है या अगर उसके ऊपर मान लो सस्पेक्ट है, बाद में भले ही आपको दोस्त देगा तो आप रिलीज हो जाओगे, लेकिन अभी बीच में क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति होते हैं कि कोर्ट का ये भी होता है कि अगर कोई पर्सन अकेला है, उस घर में काम करने वाला है और उसके पारिवारिक मान लीजिए आदमी है, उसके बीवी बच्चे घर सबकी देखभाल करनी है, तो अगर वो मान लीजिए फर्जी तरीके से फंसाया गया है, तो अगर हम इसके खिलाफ एविडेंस ढूंढते ढूंढते अगर इसको जेल में बंद कर रखेंगे तो पूरे फैमिली परेशान होगी उससे, और हो सकता है कि बाद में वो छूट जाए। इस वजह से क्या होता है, कुछ सिक्योरिटी साइन करवा के उसको क्या करते हैं, रिलीज़ कर दिया जाता है। लेकिन इसमें एक सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है, दूसरा व्यक्ति उसके स्थान पे जिम्मेदारी रहता है, अगर ये भाग जाएगा तो मैं आऊँगा। वो क्या है, बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड कहाँ डिफाइन किया है, सेक्शन 2(1) क्लॉज डी में बेल बॉन्ड, ठीक है। अब ई में क्या है, तो ई में बताया गया है बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, पर्सनल बॉन्ड और अंडरटेकिंग रिलीज विदाउट सिक्योरिटी। जो बॉन्ड है इसमें यानी कि बहुत यानी कि जो छोटे मोटे तरीके का ऑफेंस है जिसमें ज़्यादा पनिशमेंट नहीं है, मतलब कि जो आपका ऑफेंस है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अभी हम आगे बताएंगे नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है। तो उस तरीके में आपको क्या क्या कर दिया जाए, आपको छोड़ दिया जाता है। आप पर्सनल सिक्योरिटी आप दे रहे हो कि मतलब मैं नहीं जाऊँगा तो मैं इतने पैसे पे करूँगा, ठीक है। एक तरीके से आप उस सिक्योरिटी आपको छोड़िए, इसमें किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है, बस आप पर्सनल अंडरटेकिंग दे रहे हैं रिलीज के लिए बिना सिक्योरिटी के। बॉन्ड बेल बॉन्ड में सिक्योरिटी है और बॉन्ड में विदाउट सिक्योरिटी है। बेल बॉन्ड में एक व्यक्ति और दूसरा होगा एक्यूज्ड के अतिरिक्त जो सिक्योरिटी देगा, लेकिन बॉन्ड में क्या है, पर्सनल मान लीजिए कोई एक्यूज्ड या सस्पेक्ट पर्सन है तो खुद ही अपनी सिक्योरिटी वो ले सकता है, ठीक है। फिर सेक्शन 2(f) में क्या है, तो 2 के 1 क्लॉज एफ में चार्ज डिफाइन किया। चार्ज का मतलब होता है इंक्लूड एनी हेड ऑफ द ऑफेंस व्हेन चार्ज कंटेन मोर देन हेड्स ऑफ वन। यानी कि देखो अभी जो ये परिभाषा चार्ज वगैरह इनके लिए अलग से हम जब पढ़ेंगे सेक्शन 234 जिसमें मेनली चार्ज के बारे में बताया गया कि चार्ज क्या होता है। लेकिन अभी इसमें अगर एक एक थोड़ा थोड़ा देखें चार्ज कहाँ डिफाइन किया गया है, तो चार्ज डिफाइन किया गया है 2(f) में। चार्ज इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड्स देन वन। यानी कि आरोप का अंतर्गत क्या होता है, जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हों, यानी कि आरोप जरूर नहीं कि केवल एक ही ऑफेंस हो। मान लीजिए किसी को मर्डर किसी ने किसी के यहाँ चोरी की है तो सीधे रास्ते तो गया नहीं होगा, किसी के मतलब कि हाउस ब्रेकिंग की होगी, उसके घर में ट्रेसपास किया होगा, तो कई तरीके के ऑफेंस यानी होते हैं ना। चोरी में केवल चोरी नहीं शामिल होता है, चोरी के साथ साथ आपने हाउस ब्रेकिंग की होगी, उसके घर में जबरदस्ती गए होंगे तो आपके ऊपर एक चार्ज बनेगा हाउस ब्रेकिंग का। फिर मान लो हम मार धाड़ किए हों, किसी को हर्ट किए हों या ग्रीवियस हर्ट किए हों तो इसका भी, तो कई तरीके के चाहे चार्ज हो या सिंगल, वो क्या है चार्ज के अंतर्गत, चार्ज की डिफिनेशन के अंतर्गत सारे क्या होंगे, शामिल होंगे। यानी कि एक से अधिक हो तो एक ही शीर्ष में उसको माना, यानी कि लिखा हुआ है ना इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज कंटेन मोर देन हेड, यानी कि एनी हेड में एक मेन रहेगा, बाकी जो छोटे मोटे हैं वो इनमें क्या होंगे, इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। तो चार्ज के बारे में हम सेक्शन 234 के बारे में आपको बताएंगे अलग से, तब उसमें पूरी तरीके से बताएंगे कितने कितने चार्ज जो हैं वो सेपरेट ट्रायल होता है किनको एक साथ किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ बात करेंगे। अभी सिंपल आप 2(f) में आपको चार्ज याद रखना है, ठीक है। अब 2G बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आपको डिफिनेशन एकदम याद होनी चाहिए कि कहाँ पे डिफाइन किया गया, ठीक है। कहाँ डिफाइन किया, 2(n) क्लॉज G कॉग्निजेबल ऑफेंस। 2G कॉग्निजेबल आप याद कर सकते हैं। कॉग्निजेबल मीन्स होता है एन ऑफेंस फॉर विच एन कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस which a police officer may in according with the first schedule or under any other law for time being before arrest भी होगा। यानी कॉग्निजेबल का मतलब सीधा आप समझिए कि ऐसा मामला जहां पुलिस आपको बिना वारंट के कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। यानी कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं हीनियस क्राइम होते हैं, जैसे कि मर्डर हो गया, रेप हो गया, डकैती हो गई, ये सारे ऑफेंस क्या हैं, ये हीनियस तरह के ऑफेंस हैं और ये क्या कहलाते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाते हैं, यानी कि संज्ञेय अपराध कहलाते हैं। संज्ञेय अपराध का मतलब क्या होता है, संज्ञेय अपराध होता है ऐसा मामला जिसमें पुलिस अधिकारी को
पहली अनुसूची या किसी अन्य जो भी अदर लॉ बने हुए हैं जैसे SC ST एक्ट हो गया या पॉक्सो हो गया, इसमें बिना वारंट के क्या कर सकती है पुलिस, इस तरह के मामलों में आपको बिना मजिस्ट्रेट से परमिशन लिए हुए क्या कर सकती है, गिरफ्तारी आपकी कर सकती है। तो संज्ञेय मामला क्या है, जहाँ पुलिस अफसर आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। और कब कब गिरफ्तार कर सकती है बिना वारंट के, इसके लिए जब हम संहिता में आगे जब हम पढ़ेंगे BNSS में, तो जिसको सेक्शन 35 है, तो वहाँ पे कंडीशन दी गई है किन किन कंडीशन में पुलिस ऑफिसर आपको बिना वारंट के क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। यानी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, वो उस तरह के ऑफेंस का होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, जो कि बहुत ही हीनियस क्राइम होते हैं। ठीक है, अब 2H में क्या है, 2H में कंप्लेन है। कंप्लेन का मतलब क्या होता है, कंप्लेन मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू द मजिस्ट्रेट। यानी कंप्लेंट क्या होती है, जब मान लीजिए आपके साथ कोई घटना होती है, ठीक है, और पुलिस ऑफिसर आपकी बात को नहीं सुन रहा है, और कोई व्यक्ति डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास, चाहे ओरली या रिटन में, यानी कि मतलब सीधा ओरल में बोल के या रिटन में कोई कंप्लेन मजिस्ट्रेट के सामने रख रहा है, तो क्या होती है वो कंप्लेंट के तौर पे कंडीशन है। जरूरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट आपके द्वारा ओरल या रिटन में दी गई जानकारी को कंप्लेन के रूप में ही क्या करेगा, मतलब उसको कंप्लेन मान के ही उस पर कार्रवाई करेगा। वो एक तरह का सूचना हो सकती है, वो कोर्ट आर्डर भी कर सकता है जांच के लिए पुलिस वगैरह को, तो वो FIR में बाद में कन्वर्ट हो सकती है। जरूर नहीं कंप्लेंट आपने की है तो वो कंप्लेंट में ही रहेगी। यानी कि कंप्लेंट का सीधा सा मतलब होता है, कंप्लेंट जहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने कोई व्यक्ति एलिगेशन किसी चीज़ के ऊपर लगाता है विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस संहिता, यानी कि उससे संहिता में मजिस्ट्रेट के पास क्या करता है, एक्शन लेने के लिए उनसे बोलता है। दैट सम पर्सन वेदर नोइंग नोनर और अनोइंग, कि जिसने भी उसके खिलाफ ऑफेंस किया हो, चाहे वो उस व्यक्ति को जान रहा हो या ना जान रहा हो, लेकिन उसके खिलाफ वो कंप्लेंट वहाँ पे कर सकता है। हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड इन द, यानी कि पुलिस रिपोर्ट क्या उसमें क्या होती है, कंप्लेंट में इंक्लूड नहीं होती है। पुलिस रिपोर्ट कब बनती है, तो पुलिस रिपोर्ट फाइनली जो होती है वो FIR के माध्यम से, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट तैयार करती है वो पुलिस रिपोर्ट होती है। लेकिन जो पुलिस रिपोर्ट के अलावा अगर कोई व्यक्ति सीधे मजिस्ट्रेट के पास जो जाते हैं कंप्लेंट शिकायत करने, तो उसको क्या कहा जाता है, कंप्लेंट कहा जाता है। यानी कि उसको डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के बाद ओरल में या रिटन में वो कोई किसी ऑफेंस की सूचना क्रम मजिस्ट्रेट को दी जा रही है, तो वो कंप्लेंट कंडीशन कंसीडर की जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, अ रिपोर्ट मेड बाई अ पुलिस ऑफिसर इन केस विच डिस्क्लोज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेंट एंड द पुलिस ऑफिसर बाय whom सच रिपोर्ट इज मेड शैल बी डीम्ड टू बी ए कंप्लेनेंट। यानी कि देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया गया, जरूर है कि जो व्यक्ति जाके कोर्ट में रिपोर्ट करेगा वही कंप्लेंट मानी जाएगी। ऐसा कोई मामला है जहाँ पे पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया जाता है कि जो मामला है वो कॉग्निजेबल नहीं है, यानी कॉग्निजेबल केस अगर नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल केस है, तो वो भी क्या होती है, कंप्लेंट की तरह ट्रीट होती है। और पुलिस ऑफिसर जो इस रिपोर्ट को तैयार करके मजिस्ट्रेट सामने ले कर जाता है, तो वो पुलिस ऑफिसर क्या माना जाता है, कंप्लेनेंट माना जाता है। यानी कि कॉग्निजेबल केस FIR जो होती है, जो पुलिस रिपोर्ट तैयार होती है, वो कॉग्निजेबल मामले में होती है। नॉन कॉग्निजेबल मामले जितने भी होते हैं वो कंप्लेंट के थ्रू कंसीडर किए जाते हैं, और वहाँ पे पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन से किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप कंप्लेंट के बारे में जान गए, कॉग्निजेबल जान गए, चार्ज जान गए, बॉन्ड जान गए, बेल बॉन्ड जान गए, बेलेबल ऑफेंस जान गए। अब हम पढ़ते हैं आगे, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब होता है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का जो मतलब होता है वो होता है संसूचना, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से कोई भी टेलीफोन, मोबाइल या अन्य कंप्यूटर के माध्यम से कोई सूचना अगर किसी व्यक्ति को दी जा रही हो, तो क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आप जैसे कि आप व्हाट्सअप मैसेज करते हैं किसी व्यक्ति को, वो भी एक तरह क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। जैसे हम लोग फिजिकल बातचीत करते हैं पर्सन टू पर्सन, अगर वही डिवाइसेस जो बात करती हैं एक दूसरे से, वो डिवाइस के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उस तरीके से सारे भी ट्रांजेक्शन या जो भी चीज़ें मैसेजेस वगैरह होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, 2J में क्या है, 2J में डिफाइन किया गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का मतलब क्या होता है,
हाई कोर्ट इन रिलेशन टू एनी स्टेट द हाई कोर्ट फॉर द स्टेट फॉर दैट स्टेट, यानी कि किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है वही क्या होता है, उच्च न्यायालय। और किसी संघ जो भी, और लिखा हुआ इन रिलेशन टू एनी यूनियन टेरिटरी टू विच द जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट फॉर द स्टेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय लॉ दैट हाई कोर्ट, यानी कि जो भी हमारे यूनियन टेरिटरी होते हैं, यानी संघ राज्य होते हैं, संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में हाई कोर्ट क्या होता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न नहीं, यानी कि किसी संबंध में है जिस पर किसी राज्य, यानी कि देखिए प्रत्येक स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है, लेकिन जो यूनियन टेरिटरी होती हैं उनका कोई अपना हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय होता है। उनको किसी न किसी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार को उस टेरिटरी तक क्या कर देता है, एक्सटेंड कर देता है, यानी कि वो जो यूनियन टेरिटरी है वो जिस हाई कोर्ट के अंतर्गत कवर हो रही है, जिसके ज्यूडिक्शन में वो आ रही है, तो वो उसके लिए उच्च न्यायालय हो जाता है। यानी कि हर स्टेट के लिए अपना हाई कोर्ट वही होगा जो उस राज्य का हाई कोर्ट होगा, और यूनियन टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट क्या होगा, तो जिस हाई कोर्ट की ज्यूडिक्शन उस यूनियन टेरिटरी के ऊपर अप्लाई होगी उसके लिए वो उसका हाई कोर्ट माना जाएगा। इन रिलेशन टू एनी अदर यूनियन टेरिटरी द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील फॉर दैट टेरिटरी अदर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि किसी अन्य संघ राज्य के संबंध में बात करें तो उच्चतम न्यायालय से भिन्न, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा जिस भी संघ राज्य क्षेत्र का जो कोई भी न्यायालय राज्य क्षेत्र की दंडिक अपील करने का जो भी उसका न्यायालय होगा, जिससे वो जिसके ज्यूडिक्शन के अंदर वो कवर हो रहा है, वो सारे क्या आएंगे, हाई कोर्ट के अंदर कवर होंगे। सिंपल सा हाई कोर्ट का मतलब क्या होता है, हर राज्य का हाई कोर्ट होगा, वो तो रहता ही है। जो यूनियन टेरिटरी हैं उन पे उनके लिए क्या होता है कि हाई कोर्ट का जो जुडिक्शन होता है उसको लॉ के द्वारा क्या करता है, बढ़ा देता है। तो जो यूनियन टेरिटरी के लिए उनका सेपरेट जो होता है वो क्या बोलते हैं, उनके लिए ये होता है कि ये इस हाई कोर्ट के अंदर ये यूनियन टेरिटरी भी कवर होंगे, तो उनके लिए वो हाई कोर्ट होता है। और इन रिलेशन टू एनी अदर, जिनको कवर नहीं किया गया है, तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील ऑन द टेरिटरी अदर देन सुप्रीम कोर्ट के अलावा उस टेरिटरी में जो भी हाईएस्ट कोर्ट है, कोर्ट ऑफ अपील है, उनके लिए वही हाई कोर्ट मानी जाती है। समझ रहे हैं, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जो भी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील क्या है, सेशन न्यायालय वगैरह होंगे जो उस एरिया में खुले रहेंगे, तो उनके लिए वही क्या होगा, उच्च न्यायालय हो जाएगा। ठीक है। 2K बात करता है इंक्वायरी के मामले में। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, इंक्वायरी मीन्स अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाय अ मजिस्ट्रेट, अदर देन ट्रायल यानी कि ट्रायल से भिन्न ये इंक्वायरी क्या होती है। देखिए ट्रायल क्या होता है, बेसिकली ट्रायल का मतलब क्या होता है, जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई एलिगेशन लगता है किसी ऑफेंस को कमिट करने का, तो उसका क्या होता है, उसको जो पुलिस होती है जांच के बाद उस पर आरोप पत्र जो होता है अपनी रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में दाखिल करती है, तब उस व्यक्ति के से जो कोर्ट जो होती है वो मतलब कि उसके ऊपर ट्रायल चला जाता है। ट्रायल यानी कि उसके एक तरीके से परीक्षण होता है कि हाँ इसने सच में ऑफेंस किया है या नहीं। तो जो इंक्वायरी होती है वो ट्रायल से पहले होती है, ट्रायल से पहले। और क्या होती है, मीन्स इंक्वायरी अदर देन, ट्रायल से भिन्न कोई भी किसी भी प्रकार की इंक्वायरी जो कि किसके द्वारा की जाती है, मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है, वो क्या होती है, इंक्वायरी कहलाती है। ठीक है। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, इंक्वायरी का मतलब होता है जांच। जांच किसके द्वारा की जाती है, जांच हमेशा मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है, और इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण जो होता है वो पुलिस करता है। यानी कि इंक्वायरी के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कंप्लेंट किया मजिस्ट्रेट के पास, अब मजिस्ट्रेट साहब उससे बुला के मान लो जिसके ऊपर उसने एलिगेशन लगाया उस व्यक्ति को बुलाते हैं उससे पूछने के लिए, कुछ पूछताछ के लिए। यानी जो मजिस्ट्रेट के सामने जो भी कार्रवाई होगी, जो कि ट्रायल के अतिरिक्त, ट्रायल से पहले ये जानने के लिए कि क्या सच में ये ऑफेंस हुआ या नहीं, इन सब का पता लगाने के लिए मजिस्ट्रेट के द्वारा जो भी कार्रवाई की जाएगी वो इंक्वायरी यानी जांच के अंतर्गत कवर होती है। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो पुलिस के द्वारा, जैसे कोई ऑफेंस होता है, मान लीजिए FIR हुई, पुलिस को सूचना मिली, संज्ञेय मामला है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार भी हो गई है, गिरफ्तार भी कर लिया, अब वो जांच करेगा। जिसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेशन
include all the proceeding under this Sanhita for the collection of the evidence conducted by a police officer or by a person other than a magistrate who is authorized by magistrate in this behalf। यानी कि मजिस्ट्रेट के अलावा कोई भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो भी जांच वगैरह की जाती है, किसी के खिलाफ जो भी सबूत वगैरह इकट्ठे किए जाते हैं एविडेंसेस एकत्रित करने के लिए, वो इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन की जो पुलिस के द्वारा की जा सकती है या कोई अदर पुलिस के अलावा कोई पर्सन जिसको मजिस्ट्रेट ने क्या किया है, अथराइज किया है, वो भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। बट जो इंक्वायरी होती है वो केवल और केवल मजिस्ट्रेट के सामने ही हो सकती है। एक्सप्लेनेशन इसका की दिया हुआ, वेयर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द स्पेशल एक्ट आर इनकन्सिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता द प्रोविजन ऑफ द स्पेशल एक्ट शैल प्रिवेल। यानी कि कहा गया है कि इस संहिता में जितनी भी चीज़ें हमने अभी ऊपर पढ़ी, इस सब चीज़ों में इस सब के अलावा अगर किसी भी विशेष चीज़ को लेकर कोई स्पेशल लॉ बना हुआ है, अगर उसमें कोई प्रोसीजर जो है वो दिया गया है, तो उसका जो भी प्रोविज़न है वो प्रिवेल करेगा, यानी कि उसकी वैल्यू होगी, ना कि इस संहिता की वैल्यू। फॉर एग्जांपल जैसे इस संहिता में सारे प्रोसीजर दिए गए हैं, लेकिन कोई एक स्पेशल लॉ बना हुआ है और उसमें सारे प्रोसीजर दिए हुए हैं कि इसमें कार्रवाई कैसी होगी, इसमें किस तरीके से पुलिस रिपोर्ट तैयार होगी, क्या क्या होगा, तो वो जो स्पेशल लॉ में जो प्रोविज़न किया गया है वही प्रोविज़न प्रिवेल होगा, ना कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज एम की बात करते हैं। ये बात करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग का क्या मतलब होता है, इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग इन दिस कोर्स विच एविडेंस और मे बी लीगली टू टेकन ऑन द, यानी कि जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है। जुडिशियल प्रोसीडिंग का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि न्यायिक कार्यवाही। न्यायिक कार्यवाही जो होती है किसी भी प्रकार का जिसमें कि जो होता है, इसके अंदर कोई ऐसी कार्रवाई आती है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य विधिक रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है, यानी कि जहाँ पे भी एविडेंसेस जो हैं ऑन ओथ, यानी कि शपथ के माध्यम से दिए जा सकते हैं या दिए जाते हैं, उस तरह की कोई भी कार्रवाई क्या होती है, जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है। और उससे भिन्न कार्रवाई जो भी होगी वो क्या होगी, एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग होती है। तो सेक्शन 2M तक हम लोगों ने देख लिया है, इसको अब आप रिवाइज कर लीजिएगा सेक्शन 2M तक एक एक चीज़ों को। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो हम सेक्शन 2 क्लॉज 1 से स्टार्ट करेंगे और जो भी और बची हुई डिफिनेशन जिस तक उनको डिफाइन करेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अगर आप एक क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, सबसे पहले सेक्शन 2 क्लॉज 1 क्लॉज ए में हमने क्या पढ़ा कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के बारे में पढ़ा। बी बात करता है बेल क्या होती है। बेल में हमने पढ़ा रिलीज ऑफ पर्सन जो कि सस्पेक्टेड है या किसी ऑफेंस में या एक्यूज है। ठीक है। फिर सी हमने पढ़ा बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, जो फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं या किसी अन्य अदर लॉ में दिए गए हैं। फिर 2D में हमने क्या पढ़ा, तो डी में हमने पढ़ा किसके बारे में, बेल बॉन्ड के बारे में। बेल बॉन्ड क्या होता है, तो जहाँ पे विद श्योरिटी, यानी कि श्योरिटी के साथ यानी डी में क्या है, डी में जो क्या है वो श्योरिटी के साथ रिलीज किया जा रहा है किसी पर्सन को, वो क्या है, बेल बॉन्ड है। ई में क्या है, ई में बॉन्ड है। बॉन्ड जहाँ पे पर्सनल बॉन्ड, वो व्यक्ति जो रिलीज हो रहा है खुद ही दे रहा है अपने श्योरिटी के रूप में, वो बॉन्ड हो चुका है। फिर हमने पढ़ा चार्ज। चार्ज क्या होता है, चार्ज में क्या होते हैं, कई सारे मोर देन वन हो सकते हैं, यानी कि 1 हेड या मोर देन 1 हेड जो है उस चार्ज में क्या होते हैं, इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 2 क्लॉज यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा मामला होता है जिसमें कि पुलिस क्या कर सकती है, बिना वारंट के आपको क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस कैसे ऑफेंस होते हैं तो वो एक तरह के हीनियस क्राइम होते हैं, जैसे रेप, मर्डर, इन ये सब क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कंप्लेंट के बारे में। कंप्लेंट क्या होती है, कंप्लेंट में पुलिस जो है आपको बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। गिरफ्तार करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना ही पड़ेगा। बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन से आपकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। कंप्लेंट अगर मान लीजिए हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा कि अगर पुलिस ऑफिसर मान लो तो कोई FIR हुई है और वो जांच में के दौरान पाया जाता है कि ये जो है ऑफेंस हुआ है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, तो पुलिस रिपोर्ट जो होगी वो क्या करेगी, एक कंप्लेंट की तरह ट्रीट होगी। और जो पुलिस ऑफिसर होगा वो कंप्लेनेंट यानी कि कंप्लेनेंट के तौर पे क्या किया जाएगा, उसको ट्रीट किया जाएगा कि शिकायतकर्ता माना जाएगा जो पुलिस ऑफिसर होगा। ठीक है। और उसमें भी वो बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन से गिरफ्तारी वगैरह नहीं कर सकता है। 2H में हमने कंप्लेंट पढ़ा। 2I में हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, यानी कि
इलेक्ट्रॉनिक संसूचना जो कि इलेक्ट्रॉनिक यानी कि कंप्यूटर डिवाइस या मोबाइल फ़ोन के व्हाट्सअप मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू जो भी बातचीत जो ट्रांसफ़र होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गया। फिर हमने हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा 2J में हमने हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा। हाई कोर्ट क्या होता है, तो हर स्टेट का वही हाई कोर्ट होगा, जो उस राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होगा वही हाई कोर्ट होगा। यूनियन टेरेटरी के लिए क्या होगा, तो यूनियन टेरेटरी के लिए ये होगा कि उनका जिस हाई कोर्ट के जुडिक्शन में वो यूनियन टेरेटरी आएगा उनके लिए वही उच्च न्यायालय होगा। लेकिन उसके अलावा जो भी यूनियन टेरेटरी बच रही हैं, जो किसी भी हाई कोर्ट के जुडिक्शन में नहीं आ रही हैं, तो उस यूनियन टेरेटरी के अंदर जो भी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील के लिए होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त वो सभी क्या होंगी, हाई कोर्ट कंसिडर की जाएंगी। फिर हमने 2K में इंक्वायरी के बारे में पढ़ा। इंक्वायरी क्या होती है, इंक्वायरी किसके द्वारा की जाती है, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। और मजिस्ट्रेट के सामने जो भी इंक्वायरी ट्रायल के पहले जो भी चीज़ें मतलब कि किसी ऑफेंस के बारे में पता लगाने के लिए कि सच्चाई कितनी है, वो क्या है, के में क्या है, इंक्वायरी के बारे में बात करें। फिर आया है यल में क्या है, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, तो पुलिस ऑफिसर जो भी साक्ष्य यानी कि एविडेंसेस को कलेक्ट करने के जो भी एविडेंस कलेक्ट करने के लिए जो भी पूछताछ करती है लोगों से, उनके घर जाती है, सैंपल कलेक्ट करती है, उसका जांच करवाती है, वो सब क्या है, इन्वेस्टिगेशन है। और फाइनली इन्वेस्टिगेशन बात करती है, पुलिस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। फिर हमने पढ़ा जुडिशियल प्रोसीडिंग नियम। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है, जहाँ पे एविडेंसेस ऑन ओथ लिए जा सकते हैं, यानी कि जहाँ पे शपथ पत्र पे एविडेंसेस लिए जाते हैं, वो क्या होती है, जुडिशियल प्रोसीडिंग यानी कि न्यायिक कार्यवाही कहते हैं। न्यायिक कार्यवाही जनरली जजेस जो होते हैं, जो कि जुडिशियल वर्क करने के लिए बैठे रहते हैं, जिनके पास पनिशमेंट करने की पावर होती है, उनके सामने कोई भी एविडेंसेस ऑन ओथ यानी शपथ पे ले जाते हैं, वो सारी प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाती है। तो हम लोगों ने सेक्शन 1 पढ़ लिया, सेक्शन 2 का क्लॉज ए से लेके एम तक पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो हम सेक्शन 2 के क्लॉज एम की जो भी और परिभाषाएं बची हुई हैं एन से लेके जेड तक, उनके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।